आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश आप लोगों को हमेशा मदद करता है। इंग्लिश के सहारे आप लोग सभी एग्जामिनेशन में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। इसी चीज के लिए मैं आप सभी के सामने स्टेनो 2024 एग्जामिनेशन का पूरा डिस्कशन लेकर आया हूं, जिसमें हमने सबसे पहले आपके लिए कॉमन एरर वाली कहानी उठाई है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसके अलावा सीपीओ, सीजीएल या सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में आप लोगों को ये सेशन मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमन एरर का डिस्कशन। ये मेरे दोस्तों, सबसे पहले सवाल पर आपको लेकर चलता हूं। पहला सवाल आपके सामने लिखा है, इट बिकेम अ नोन फैक्ट दैट दे मोस्ट प्लेड टेक्नो म्यूजिक एट एवरी पार्टी। अब ध्यान से समझना, इट बिकेम अ नोन फैक्ट, यह हो गया कैसा फैक्ट? नोन। नोन का मतलब जो सभी को पता हो, जिसके बारे में, नोन को आप फेमस भी कह सकते हैं। दैट दे मोस्ट, अब इस मोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मोस्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, नाउन की तरह अगर इसका मीनिंग हम लेकर चलें तो इसका मीनिंग निकल कर आता है अ लॉयंस शेयर, यानी कि जो सबसे बड़ा किसी चीज का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, आप इसी शब्द को अगर एक एडजेक्टिव की तरह लेकर चलते हैं तो ये बनाने का काम करता है किस चीज का? सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है भाई, हाँ है ना। आप इसी शब्द को अगर एक एडवर्ब की तरह लेकर चलते हैं तो ये अपने आप में काम करता है किसका? वेरी का। अब हमारे सामने यहाँ पर क्या ये बात कहना सेंसिबल है कि ये जो मोस्ट है किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ये लिखी हुई इस प्लेड यानी कि इस वर्ब को जब क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ इस लिखे हुए मोस्ट का यूज तो एडवर्ब की तरह होना चाहिए, है ना। अब एडवर्ब की तरह से क्या ये मीनिंग बता रहा है? वेरी प्लेड। आप कहेंगे नहीं सर। तो इसी चीज को हटाकर हमें इसकी प्रॉपर एडवर्ब बनानी होगी और हम क्या कहेंगे? मोस्टली। और मोस्टली का मतलब होता है मेनली। ठीक है भैया, तो यहां पर हमें मोस्ट नहीं कहना होगा, मोस्टली। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अगर आप मेंस लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 2 से मुलाकात करते हैं। ही विल हैज बीन हेल्पिंग मी विद टेंडिंग टू माई प्लांट्स। टेंडिंग का मतलब होता है देखभाल करना, किसकी? प्लांट्स की। वह क्या कर रहा होगा? मदद कर रहा होगा मेरी। ठीक है जी। अब बाबू यहाँ जो विल लिखा है ये अपनी मॉडल एक्सिलरी है। मॉडल एक्सिलरी केवल तब काम करे जब इसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई नजर आए। आगे अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बीन और हेल्पिंग, सर यहाँ पर ये बनाने की कोशिश कर रहा है इसको परफेक्ट, और यहाँ हेल्पिंग की वजह से बन गया कॉन्टिन्यूअस। बेस फॉर्म क्या होती है बेटा हैज की? आप कहेंगे सर बेस फॉर्म होती है हैव, इसी की वजह से यहाँ क्या होना चाहिए? तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे सामने बन गया, लेकिन हमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं भाई। आई स्टेड इन माई होम टाउन विद माई पेरेंट्स ऑन द पेंडेमिक। सवाल में खूबसूरती है, कैसे? आपके सामने कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, ध्यान दीजिएगा। आई स्टेड, मैं रहा, कहां पर? होम टाउन में। तो यहां इन का यूज अपनी जगह सही है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हम यूज करते हैं, ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। आगे हमने देखा सर विद हमेशा कंपनी की बात करता है। अब ये कंपनी, ये मत सोचना कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर क्या कर रही है। इस कंपनी का मतलब होता है संगत, साथ। जब आप किसी के साथ कोई भी काम करते हैं, बैठते हैं, कोई भी चीज है। ठीक है, तो भाई मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहा, कंपनी के हिसाब से ये भी सही है। तो यहां पर पेंडेमिक अपने आप में बताने की कोशिश कर रहा है क्या चीज? ड्यूरेशन। पेंडेमिक शब्द को अगर हम तोड़ना चाहें तो पेन का मतलब हो गया। ठीक है जी। और अगर डेमिक की हम बात करते हैं तो डेमिक का मतलब हो गया डिजीज। ठीक है, अब पेंडेमिक का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पर्टिकुलर समय जब कोई बीमारी सब जगह फैली। तो आप जानते हैं कोविड-19 की बात कर रहा है, तो ऑन को हटाकर आप यहां पर क्या कर देंगे? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो किसी भी समय की बात करती है जिसकी शुरुआत और जिसका अंत हमें ना पता चले, बस ये किसी कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन की बात करता है। जैसे, अब समझिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है ना। मैं अगर आपको कहूं ड्यूरिंग द प्रोसेशन, यानी कि जब जलसा चल रहा था या जब कोई जलसा या कोई भी प्रोसेशन हो रहा था, ड्यूरिंग अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि इसकी शुरुआत और अंत का पता नहीं कब से कब तक ये चला। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो यहां पर बस हमें इतनी सी बात को समझाना था। ठीक है बच्चों, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर काम करते हैं। संचित हैज बीन रेड सिंस
अर्ली मॉर्निंग फॉर हिज क्लास टेस्ट। अपने क्लास टेस्ट के लिए यहाँ पर ये जो फॉर यूज हुआ ये पर्पस बता रहा है, अपनी जगह सही काम कर रहा है। सुबह से वो पढ़ रहा है, स्पेसिफिक टाइम दिया है, सिंस अपनी जगह सही काम कर रहा है। संचित हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज के साथ बीन लगाकर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या और जोड़ना होगा भाई, रीडिंग। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था, हमें बहुत आसानी से समझ आ गया है। ठीक है बच्चों, आइए अब चलते हैं अगले प्यारे खूबसूरत सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है आई शेल बी कुक माई फेवरेट डिश टुनाइट फॉर द पार्टी। ठीक है ना। अब यहां हमारे सामने आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, शेल हमारे सामने क्या हो गई भाई, मॉडल एक्सिलरी, बी अपने आप में क्या हो गया भाई, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इस बी के साथ दो संभावनाएं हैं, है ना। अगर मॉडल एक्सिलरी के साथ मेरे बच्चों हमें बी लिखा हुआ मिले तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इसके साथ हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दे तो ये क्या हो जाएगी, मॉडल एक्सिलरी की कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो जाएगी। अगर हम इसी के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो ये पैसिव बन जाता है ना भाई। तो ये हो गया हमारे सामने पैसिव वॉइस और ये हो गया हमारे सामने कॉन्टिन्यूस, लेकिन एक्टिव फॉर्मेट में। ठीक है भाई। अब दोस्तों यहां मैं हूं जो ये काम कर रहा हूं तो एक्टिव फॉर्मेट में होना चाहिए। एक्टिव फॉर्मेट में तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया क्या होना चाहिए सर, यहां हमें इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में लेकर जाना होगा। ठीक है, एक करेक्शन तो ये हो सकती है ना। अब दोस्तों यहां एक और करेक्शन हम कर सकते हैं। क्या करेक्शन कर सकते हैं सर, जरूरी थोड़ी है कि हम यहां बी के साथ कुकिंग लगा दें, हम इस बी को भी तो यहां से हटा सकते हैं। आई शेल कुक माई फेवरेट डिश टुनाइट फॉर द पार्टी, है कि नहीं। अब यहां दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बी का रिमूवल है। यहां से बी को हम हटाते हैं तो ये ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। किसी इंसान ने अपना एक प्लान बताया है कि आज शाम की पार्टी के लिए कुक मैं करूंगा, मेरी बात समझ रहे हैं, ना कि आज शाम की पार्टी के लिए कुकिंग मैं कर रहा हूंगा। अगर मुझे इसे कॉन्टिन्यूटी में बताना है तो मुझे इसके पैरेलल कोई और एक्शन भी जस्टिफाई करना होगा। तो ज्यादा बेहतर है इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में लेकर जाएं, ना कि हम इस बी के बहलावे में आकर आईएनजी पर इस पर लेकर जाएं। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल था। देखो यहां तो एरर मार्क करना बहुत आसान हो गया, ठीक है ना जी, लेकिन अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता तब हमें टेक्निकली इस क्वेश्चन को इसी तरीके से समझकर तोड़ना पड़ता। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। यू हैव सेड दैट, आप ये कह चुके हैं कि एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मैनी टाइम्स ही ओव्स यू 5000 रुपीज ऑल टुगेदर। अब कहानी को ध्यान से समझना, ये एक बहुत प्यारा सवाल है। देखिए यू हैव सेड दैट, आप कह चुके हैं, यानी कि ये जो एक्शन है प्रेजेंट में है, ठीक है ना। एज ही टुक मनी, जैसे उसने आपसे पैसा लिया कई बार, है ना, कई बार वो ले चुका है। ही ओव्स यू, वह आपका देनदार है, ठीक है ना, 5000 रुपीज ऑल टुगेदर। सर इस ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, इस ऑल टुगेदर का मतलब होता है जब सभी के सभी लोग एक साथ हो जाएं। मेरी बात समझ रहे हैं, जब इस ऑल टुगेदर की हम बात कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली रेफर करता है किसी ग्रुप को, ठीक है। लेकिन यहां तो पैसे की बात कही गई है, तो पैसे की बातचीत को कहने के लिए हमें क्या कहना होगा, ऑल टुगेदर। अब इस ऑल टुगेदर की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक एल गायब है, ठीक है ना जी। इस ऑल टुगेदर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हो गया भाई, कंप्लीटली, टोटली। अब आप मुझे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या आपके हिसाब से कुछ और हो जाए, है भाई, बताइएगा मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आपकी मुलाकात कराते हैं। दैट एक्सीडेंट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो बट आई हैव शिवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर फोर। सवाल बहुत प्यारा है, घुमाने वाला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दैट एक्सीडेंट हैपेंड, वो एक्सीडेंट हुआ। अब इस हैपेंड से समझ आती है बात सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की है। दैट एक्सीडेंट हैपेंड, वो एक्सीडेंट हुआ अ लॉन्ग टाइम अगो। इस अगो ने हमें समझा भी दिया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट जस्टिफाइड है, करेक्ट है। बट आई हैव शिवर्ड, लेकिन मैं हमेशा, मतलब क्या हुआ, शिवर्ड, कांप उठा, ठीक है, एट द थॉट ऑफ इट,
सर जब से ये घटना घटी है तब से आज तक मैं इसको सोचकर भी कांप बैठा। एवर फोर नहीं तो हमें यहाँ क्या लगाना होगा, एवर सिंस। ठीक है ना जी, एवर सिंस का मतलब होता है तब से या जब से। तो यहाँ पर कौन सी जगह पर एरर मार्क करवाओगे भाई? अब देखो कितना खूबसूरती से परेशान किया है। कैसे परेशान किया है? आपको इस लिखे हुए डी पार्ट को ढूंढना है, ना कि इस डी पार्ट के अनुसार इसका आंसर मार्क करना है। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, इस डी पार्ट को ढूंढना है। कुछ बच्चे इस पेपर में क्या गलती कर बैठे हैं, उन्होंने इस डी को देखा लगा दिया। अगर आप इस डी को लगा रहे हो तो इसका मतलब सी वाले सेक्शन में एरर है, जो कि गलत है। समझ रहे हैं भाई? आपको इस डी को ढूंढना है, ये आपका आंसर है। बहुत प्यार से कंफ्यूज कर रहा है वैसे, सी ध्यान रखना। एक तो एसएससी स्कैम पे स्कैम किए जा रहा है, ऊपर से हर एक क्वेश्चन में आपको आउट भी किए जा रहा है। एसएससी को नहीं पता बाहर वाइल्ड फायर भी है। ठीक है, खैर मजाक की बात ही लाडले बच्चों, आओ कहानी को समझते हैं। द रेन विल नॉट हैव स्टॉप बिफोर द मैच बिगिंस। ठीक है ना, मैच के शुरू होने से पहले बारिश रुकेगी नहीं। ठीक है ना, अब रुक चुकी होगी नहीं होगी उसको हमें ढूंढना है, वो क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखते हैं बेटा, हमारे सामने इस बिफोर ने एक सीक्वेंस जनरेट किया है। इस बिफोर ने हमारे सामने एक सीक्वेंस जनरेट किया है। अब इस सीक्वेंस को अगर हम ध्यान से समझें तो सीक्वेंसिंग ये है कि मैच के शुरू होने से पहले बारिश बंद हो चुकी होगी या बंद नहीं हो चुकी होगी, ऐसी ही कोई कहानी हमें यहाँ फिट बिठानी है। तो भाई सब यहाँ तो हमारे सामने बिल्कुल ठीक है सर, बिफोर, आफ्टर, इफ, इन केस, इन सभी टाइम और कंडीशन सेंटेंसेस के बाद हम प्रेजेंट का जिक्र करते हैं। इधर आ जाओ भाई, द रेन विल नॉट हैव स्टॉप। अब सर गड़बड़ क्या है? बारिश नहीं रुक चुकी होगी, करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। सर विल के साथ नोट अपनी जगह सही है, ये आपकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इस हैव की वजह से हमें इसको किस में, फ्यूचर परफेक्ट में लेकर जाना होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में ले जाने के लिए हम इसे क्या कहने की कोशिश करेंगे, विल नॉट हैव स्टॉप्ड। करेक्ट हो गई? तो ये एक छोटी सी बात हमारे सामने आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ चाइना, हुआंगहू, ठीक है जी, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न फेस ऑफ तिब्बत। कोई बात नहीं है सर, वन ऑफ के साथ जो भी नाउन आए वो प्लूरल आए, अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स यानी कि बहुत सारी महानतम नदियों में से अगर मैं एक की बात करूं जो चाइना में है, तो यहां पर कौन सी नदी है? हुआंगहो। हुआंगहो एक नदी का नाम है, और नदी के नाम हमेशा स्पेसिफिक होते हैं जिसके लिए हम डिटर्मिनर द का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो छोटी सी मिस्टेक थी। कहाँ है भाई हुआंगहो? ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जी ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न फेस ऑफ तिब्बत। तिब्बत के ईस्टर्न फेस से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ है भाई? सी फॉर चाइना। अरे चाइना का क्वेश्चन है और सी फॉर चाइना में ही एरर है। वाह वाह वाह। क्वेश्चन नंबर 10 पर काम करते हैं बच्चों। द कॉम्पनसेशन दैट द गवर्नमेंट अग्री टू प्रोवाइड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। गजब सवाल है भाई। आप लोगों ने मेरे बच्चों एडवर्ब्स की कहानी मेरे साथ मिलकर पढ़ी है। जो एडवर्ब की कहानी आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर पढ़ी है उसमें ये क्वेश्चंस आपके सामने जरूर देखने को मिल जाते हैं। कंपनसेशन का मतलब होता है जो अनुदान होता है, मतलब ये चलो ज्यादा गहरी हिंदी हो गई, एक ऐसी धनराशि जो किसी नुकसान के एवज में दी जाती है। द कंपनसेशन दैट द गवर्नमेंट अग्री टू प्रोवाइड, जिस बात के लिए गवर्नमेंट अग्री होती है, सहमत होती है उपलब्ध कराने के लिए, टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट, जो ट्रेन एक्सीडेंट के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको, ठीक है ना, यानी कि जिनके पेरेंट्स वगैरह गुजर गए हैं, तो जो उनके ऊपर आश्रित लोग थे उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रहे हैं, इज फेयरली लेस। लेस अपने आप में कंपैरेटिव वर्ड है। ठीक है, लेस अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। लिटिल की बात करें तो इसका कंपैरेटिव लेस है और इसी का सुपरलेटिव लीस्ट है। तो सर यहाँ कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है। फेयरली के साथ हमें क्या लिखना होगा? लो, और लो अपने आप में क्या है? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ इंटेंसिफायर फेयरली का यूज नहीं होता। अब इसका आंसर कैसे मार्क करेंगे दोस्तों? हमें डी पार्ट ढूंढना है। ये डी पार्ट रहा, डी में ही बैठा हुआ है। ठीक है ना जी, तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन मिल गया, नहीं तो इसको भी हम मुक्का ही मार देते। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपके इंतजार में है भाई। आई हैव थॉट एट व्हाट यू सेड एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक योर एडवाइस। ठीक है ना,
देखो ध्यान से, आई हैव थॉट एट, सर यहाँ एट अपनी जगह क्या सही काम कर रहा है? क्या यहाँ पर एट अपनी जगह सही काम कर रहा है? जब हम एट की बात कर रहे होते हैं तो ये हमेशा किसी स्पेसिफिक की बात करता है। किसके बारे में? या तो स्पेसिफिक टाइम के बारे में, या फिर मैं अगर कहूँ स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में, या फिर अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ तो ये एट के साथ यूज होता है। शी इज लाफिंग एट मी, उसके हंसने का टारगेट कौन हूँ? मैं हूँ, ठीक है ना। शी शॉट एन एरो एट मी, उसने एग्जैक्टली मेरी तरफ टारगेट किया, एम किया। मेरी बात समझ रहे हैं? लोकेशन, आई विल मीट यू एट हल्दीराम्स, इसका मतलब लोकेशन एग्जैक्ट बता दी, ठीक है ना। द क्लास विल स्टार्ट एट 7 PM, तो ये समझ गए आप एग्जैक्ट टाइम है। तो यहाँ एट की बात तो नहीं है, ठीक है। हम जब किसी के बारे में सोचते हैं तो हमें लगाना पड़ता है प्रेपोजिशन अबाउट। आई हैव थॉट अबाउट, मैंने सोचा किसके बारे में? जो भी आपने कहा है ना। आगे क्या लिखा है? एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक योर एडवाइस, आपकी सलाह मानने का मैंने डिसीजन लिया है। तो साहब इस एट को हटाकर सिर्फ आपको अबाउट लिखना है। एक अच्छा बेहतरीन सवाल था, इसी बहाने हमारी प्रेपोजिशन और भी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है ना। अब अबाउट के कितने पॉसिबल मीनिंग्स आप मुझे बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अबाउट के कितने पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अबाउट यहाँ प्रेपोजिशन की तरह यूज होने वाला शब्द है, ठीक है जी, हाँ के ना। आइए भाई आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 पर। इन अगस्त, अगस्त की बात कही गई है। शी विल बी इंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंड मदर विल प्लांट लास्ट जनवरी, जो उसकी मम्मा लास्ट जनवरी को, उसकी जो दादी ने प्लांट लगाए हैं, उन सारे के सारे प्लांट के जो फ्रूट्स हैं वो उनको एंजॉय करेगी अगस्त में, ठीक है। अब एक छोटी सी बात उलझा रही है, एक छोटी सी बात उलझा रही है। क्या बात उलझा रही है? सर ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि अगस्त का महीना आने वाली तरफ बात कर रहा है फ्यूचर की। फ्यूचर के हिसाब से विल बी इंजॉइंग अपनी जगह प्रोग्राम सेट है भाई। विल मॉडल एक्सिलरी है, बी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और कॉन्टिन्यूस बताने का कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूं। ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंड मदर विल प्लांट लास्ट जनवरी, जनवरी से पहले लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये पास्ट की तरफ लेकर जाएगा, और पास्ट का स्पेसिफिक पास्ट इंडेफिनिट से बताया जाएगा। तो सर इस विल को हटाकर हम अगर प्लांटेड कह दें तो आप मानेंगे? है बाबू भैया? बिल्कुल मानना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो यहां हमें कहानी क्या समझ में आ गई? सर विल प्लांट की जगह हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लिखना होगा क्या चीज भाई? करेक्ट है भाई, इजी हो गया। तो ये एक बहुत प्यारा सवाल था। मुझे जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मतलब स्टेनो के पेपर में ऐसे घुमावदार सवाल दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले ही कुछ महीनों में, दे विल हैव टीच हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन। बढ़िया सवाल, मतलब बेहतरीन सवाल है भाई। यहां इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यहां इस नेक्स्ट की वजह से हमें पता चला कि ये फ्यूचर की हमें बात समझा रहा है। देखिए बच्चों, अगर आप लोग अपनी इंग्लिश को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को एक टेंस मैराथन कराई गई है। आप उस टेंस मैराथन की करीब 12 घंटे की पूरी वो वीडियो है, उस टेंस मैराथन की पूरी क्लास को दोबारा से देखना, आपको ये क्वेश्चंस तोड़ने आ जाएंगे। और टेंस एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जो हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको उसको देखने को मिल ही जाएंगे, इसलिए आपको टेंस मैराथन मैंने कराई है, आप उसको पूरी तरह से एंजॉय करना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर आप अपनी तैयारी को फिर से ऑलराउंडर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पर आप लोगों को MTS के, आपको CHSL के, आप लोगों को CPO के, CGL के जो जो रिसेंट एग्जाम्स होते हैं उन सभी की आप लोगों को बहुत खूबसूरती से अलग अलग क्वेश्चंस की एक वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, टॉप 50 वाली एक सीरीज आप लोगों को दी है, ठीक है ना। जैसे जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है, जो टॉप 50 रूल्स है ना इंग्लिश ग्रामर के, उसकी एक मैराथन ले रखी है मैंने आप लोगों के लिए, जो करीब करीब 6 घंटे के लिए आप लोगों का उसमें समय लगता है, और उसमें बेहतरीन 60 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। उसका एक बेनिफिट ये आपको मिलता है कि पूरी ग्रामर को फटाफट से रिवीजन करने के लिए ये काफी है। तो ये आप लोगों को जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये सब कुछ आप कर चुके हैं तो आपको फिर किसी वीडियो की जरूरत नहीं है, फिर किसी वीडियो पर टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर आप लोगों को अपनी चुपचाप से द इंग्लिश एक्यूमेन पर फोकस करना है।
चैप्टर खोलो, क्वेश्चंस लगाओ। हर एक चैप्टर के 200-250 क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप एक ऑलराउंडर फिगर पे चले जाएं। यू गॉट माय पॉइंट? सो यू हैव टू एंजॉय द क्वेश्चंस गिवन इन योर इंग्लिश एक्यूमेन। ठीक है भाई। अब मुझे बुक इसलिए बतानी पड़ती है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इधर उधर से कोई भी बुक के जब डाउट्स मेरे पास भेजते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है यार कि एक तो किताबें महंगी, ऊपर से किताबों में वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि 25 30 40 50 क्वेश्चन चैप्टर में एक बच्चा कर लेता, उसे लगता है उसने सब कुछ पा लिया, पेपर में उसका स्कोर नहीं बनता। एक तो इधर कट ऑफ ऊपर जा रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर कट ऑफ जा रही है। उसका रीज़न क्या है सर? प्रैक्टिस की कमी है, सीधी बात है। जब प्रैक्टिस की कमी है तो सर स्कोर का लो होना वाजिब बनता है, आप इसको समझ के चलिएगा। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले ही कुछ महीनों में, दे विल, क्या लिखा है भाई, हैव टीच। अब देखो ध्यान से, यहाँ विल हमारे सामने मॉडल एक्सिलरी है, ठीक है। ये अपने आप में क्या हो गई भाई, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर हैव लिखा है, हैव इंडिकेटर है परफेक्ट का, तो परफेक्ट के लिए हमें क्या लिखना होगा, ठीक है जी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अब यहाँ ये नाउन में खूबसूरती से पढ़ा है सर, ऑफ के साथ ये यूनिट भी प्लूरल तो नाउन भी प्लूरल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस गड़बड़ यहाँ पर हमें ठीक करनी है, और ये हो गया हमारे सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ओके भाई। हाँ, एक चीज मैं और यहाँ पर और बता देता हूँ, हर एक लेवल के एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप लोगों के लिए वोकैब विट्स का नया एडिशन बहुत ही जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूं। मेरी तरफ से फाइनल प्रूफ रीडिंग उसकी चल रही है, ठीक है ना। और उसी वजह से आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी बहुत कम सेशंस में ले पा रहा हूं, तो बहुत जल्दी मैं एक बार उससे फारिग हो जाऊं, आप लोगों के लिए वो बेहतरीन किताब में ले आऊं, ठीक है ना। और उसके अंदर कुछ गजब के सरप्राइजेस भी आप लोगों के लिए होंगे, यानी कि एक ऐसा एफर्ट होगा जो आज तक कभी आपने नहीं सोचा होगा। वोकैबुलरी को बहुत ही आसान लेवल पर मैं लेकर जा रहा हूँ, बहुत ही आसान लेवल पर, हर एक एग्जाम को कवर करने के लिए, ठीक है। तो उसकी अनाउंसमेंट मैं आपके साथ जल्दी ही साझा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अ फर्स्ट इंडियन हु वेंट टू स्पेस वाज राकेश शर्मा। जब हम किसी ऑर्डिनल की बात करते हैं, ऑर्डिनल एक ऐसा शब्द होता है जो क्रम बताता है। जब हम किसी भी ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं तो ऑर्डिनल नंबर वो शब्द हुआ जो हमें क्रम बताता है। क्रम का मतलब क्या होता है, जो हमें सीक्वेंस बताता है। अब सीक्वेंस बताने वाले शब्द कौन से हो गए, सीक्वेंस बताने वाले शब्द हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऑर्डिनल नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो ऑर्डिनल बताने वाले शब्द होते हैं जो सीक्वेंस बताएं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सभी अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। नाउन से पहले जब भी ये यूज होते हैं तो ये इन्हें स्पेसिफिक यानी कि डिटरमिनर द के साथ बताने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आता है भाई। डॉक्टर परमहंस has been working as an assistant professor of mathematics in IIT Madras for 5 years। ठीक है ना जी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ 4 के साथ हमारे सामने क्या है, टाइम एलिमेंट बताया गया है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर की तरह ये काम कर रहे हैं IIT मैड्रास में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर को अगर आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो साउंड जाएगी ए से, तो इसका मतलब ए के साथ इसकी बात तो हम एन से लेकर आकर चलेंगे भाई, हाँ कि ना। यहां पर हमें क्या लिखना होगा, एन असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहां देखते हैं बेटा, इसके अनुसार टेंस की कोऑर्डिनेशन ठीक है। डॉक्टर परमहंसा हैज बीन वर्किंग, बिल्कुल ठीक जा रहा है भाई, टाइम एलिमेंट की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत सिर्फ एक ही है साहब, यहां पर हमें डिटरमिनर की। तो अब तक के क्वेश्चंस में आपने किस चीज पर फोकस किया, अब तक के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन टेंस से, दूसरा क्वेश्चन सर हमें एडवर्ब या एडजेक्टिव से, तीसरा क्वेश्चन आर्टिकल डिटरमिनर से। अभी तक 3 लेवल से टॉपिक्स उठाए हैं, इन्हीं 3 टॉपिक के क्वेश्चंस आपके पेपर में हैं, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा अब पैरेलल तैयारी कर रहा है वो टेंसेस को अच्छे से पढ़ेगा, आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब को अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको सीखनी जरूरी है, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, आई लुक्ड ऑफ द न्यूज़पेपर हेडलाइंस बट आई डिडंट रीड केयरफुली। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, लेकिन मैंने
ध्यान से पढ़ा नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन अपनी जगह बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि ये जो बट है ये अपने आप में क्या बता रहा होता है, हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन। भाई मैंने हेडलाइंस को देखा लेकिन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो ये भी अपनी जगह सही जा रहा है। पास्ट की बात है, ये भी सही जा रहा है। लुक, अब सर मेरा टारगेट क्या था देखने का, हेडलाइंस को देखने का। तो लुक के साथ ऑफ नहीं, टारगेट को बताने के लिए लुक के साथ एट हम यूज कर रहे होते हैं। तो सब यहां पर हमें क्या करना होगा, इस लिखे ऑफ को हटाकर यहां आई लुक्ड एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस की ओर देखने का मेरा जो टारगेट था, मैं उसकी बात यहां आपके सामने कर रहा हूं। करेक्ट है भाई। आइए बच्चे क्वेश्चन 17 पर काम करते हैं। इन अगस्त नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 ईयर्स। सवाल को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले इस 4 के साथ टाइम एलिमेंट हमें दिया है, और इससे पता चलता है यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए। अगस्त की बात कही जा रही है, अगले वर्ष। अगले वर्ष का मतलब हमें समझ में क्या आ गया, ये फ्यूचर की जानकारी दे रहा है। किसकी जानकारी दे रहा है, फ्यूचर की जानकारी दे रहा है। अब मेरे दोस्त अगर ये फ्यूचर की जानकारी दे रहा है तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए, है कि नहीं। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे आएगा भाई, ये फ्यूचर परफेक्ट का मॉडल एक्सरी होगा। सर फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है तो बेस फॉर्म ऑफ परफेक्ट के लिए हमें हैव लगाना पड़ा, बीन लगाकर हमने परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूटी बना दी। तो बस एक छोटी सी गड़बड़ यहीं पर थी, और इस गड़बड़ को हम लोगों ने यहां पर मार्क कर दिया। गॉट इट। अच्छा सवाल था, क्वेश्चन को तोड़ना सीखना हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ मेरे भाई, क्या कहता है। शी इज नॉट रिच एंड दैट इज वाई शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव बंगलो नियर द सी साइड। ठीक है, देखो कितना बेसिक क्वेश्चन आपके सामने फंसाया है। शी इज नॉट रिच, वह अमीर नहीं है, एंड दैट इज वाई, यही कारण है क्या, शी कैन नॉट अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है वहन करना, झेलना, ठीक है ना, किसी भी खर्चे को वहन करना, झेलना। वो नहीं वहन कर सकती है क्या चीज, टू बाई एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव की प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे, वाउल साउंड आ रही है, वाउल साउंड की वजह से यहां पर क्या लगाएंगे, एन एक्सपेंसिव बंगलो। ठीक है जी, और कहां पर, नियर द सी साइड। तो बस आर्टिकल डिटरमिनर की परेशानी थी, हम लोगों ने इसको फटाक से पहचान लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चों। ये बढ़िया बढ़िया सवाल है। अब आप जब भी कोई मेरे साथ सेशन अटेंड करेंगे तो आप ना टॉपिक पर जाएंगे कि सर जो हमें करा रहे हैं हमें किन किन टॉपिक पर ध्यान देना है। ठीक है ना, जो भी बच्चा आने वाले सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीपीओ की तैयारी कर रहा है, तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए, अच्छा अभी फिलहाल एसएससी इन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान दे रही है, तो हमें ये पेपर के लिए बड़े ध्यान से पढ़कर जाने। प्यारा सवाल है, समझने की कोशिश करेंगे। बिल वॉज लुकिंग impatient एट द यूजलेस गेस्ट हु शोड नो साइंस ऑफ लीविंग द रूम। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर बात पास्ट की चल रही है, यहां पर भी बात पास्ट की चल रही है। ये हमारे सामने रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है ना। अब यहां रिलेटिव क्लॉज किसको रिलेट कर रहा है, इस गेस्ट को। कोई दिक्कत नहीं है। सर गेस्ट यूजलेस कैसे हुआ, पहले तो यही अपने आप में एक छोटी सी समस्या है। गेस्ट अपने आप में यूजलेस कैसे हो गया, ठीक है ना। यूजलेस का यहां पर मतलब ये नहीं कि उसका कोई प्रयोग नहीं है, यहां पर इसका मतलब ये है कि वहां जो गेस्ट बैठा हुआ था वो जाने का कोई इशारा ही नहीं कर रहा था, और मतलब उसके वहां होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दिस इज द मीनिंग, ठीक है ना जी। ओके भाई, अब मेरे बच्चों यहां पर ये यूजलेस अपनी जगह चल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब भाई एक छोटे से शब्द से आपको बहुत प्यार हो जा रहा है आज अगर जो इसको समझ गए तो। लुक अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब भी है, लुक अपने आप में एक एक्शन वर्ब भी है। जब लिंकिंग वर्ब की तरह जब ये काम करती है तो इसका मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है ना, इसका मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है ना जी। और जब भी हम लिंकिंग वर्ब की तरह इसकी यूज कर रहे होते हैं ना, तो इसका अंग्रेजी में मीनिंग आता है अपीयर। तो बेटा इसके साथ हम हमेशा एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और एक्शन वर्ब की तरह जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है देखना। अब देखने का आप मतलब समझ लीजिएगा सी से, तो बेटा जब देखने में एक एक्शन हो तो ये एडवर्ब की बात कर रहा है। बिल वॉज लुकिंग इम्पेशेंट, यहां तक ये वाक्य होता तो बिल क्या दिखाई दे रहा था, बेचैन दिखाई दे रहा था।
इम्पेशेंट अपने आप में एडजेक्टिव की तरह है, लेकिन जैसे इस लुकिंग ने आगे एट कह दिया, टारगेट हो गया, किसको देख रहा था, गेस्ट को देख रहा था, तो देखने का एक्शन हो गया। अब इस कैटेगरी में ये एक्शन वर्ब हो गया, एट लगाने की वजह से टारगेट फिक्स हो गया, तो एडजेक्टिव के साथ ly को जोड़कर हम बना देंगे इसकी एडवर्ब। तो इम्पेशेंट की जगह हमें क्या मार्क करना है दोस्त, इम्पेशेंटली, ठीक है ना। इस लिखे हुए सेंटेंस में एक सुधार और हो सकता था, अगर यहां यूजलेस की मैं बात करूं तो यूजलेस की जगह अनवेलकम्ड होना चाहिए था, ठीक है ना। यानी कि जिसका आप स्वागत नहीं करना चाहते वो इंसान आपके घर पर आकर बैठ जाए तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, है ना भाई। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 20 पर काम करते हैं, चलिए भाई। कोयम्बटोर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन तमिलनाडु एंड इज कंसीडर्ड एज, क्या लिखा है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। बहुत प्यारा सवाल है, सवाल को समझते हैं। कोयम्बटोर है, वन ऑफ के बाद जो भी आ रहा है नाउन वो प्लूरल आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर सुपरलेटिव डिग्री अपनी जगह बिल्कुल कायदे से है, ठीक है ना। बड़े शहरों में से, बहुत सारे बड़े शहर हैं तमिलनाडु में, उसमें से जो सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है हमारे सामने, मतलब बड़े शहरों में से एक है, वो कोयम्बटोर है तमिलनाडु में, ठीक है ना। यही हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए एंड के बाद इज आया है। कंसीडर्ड, इसे माना जाता है, इसे क्या माना जाता है, आप कहेंगे सर जी इसे माना जाता है क्या चीज, अ मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो सर कंसीडर के साथ एज लगाने की जरूरत नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। अब हम जब कंसीडर के साथ एज को हटाएंगे तो इस कंसीडर के साथ, ठीक है ना, अब कंसीडर के साथ यहां मैनचेस्टर लिखा है भाई। मैनचेस्टर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं अगर आपके सामने कहूं रिया इज मैंने कहा रिया इज आ नोरा फतेही, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल में नोरा फतेही लिखना पड़ता है क्योंकि ये आपके दिलों की धड़कन है, ठीक है भाई, हाँ कि ना, ये भी अपनी जगह चल जाएगा। यानी कि रिया तो अपने आप में यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर नोरा फतेही के साथ आर्टिकल an लगाने की वजह से ये कॉमन नाउन हो गया। यानी कि रिया के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो हमने नोरा फतेही में देखा। वो डांस करना जानती है, लुक्स बहुत अच्छी हैं, बिहेवियर जो भी आप लोगों को समझ आता है। अब अगर मैं लिख दूं इसी के साथ, मैंने लिख दिया ऑफ हर क्लास, मैंने कह दिया ऑफ हर क्लास, तो क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ ऑफ हर क्लास की वजह से तो ये अकेली हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। जब स्पेसिफिक है तो यहाँ ए से हटाकर द लगा देंगे। अब सवाल में वापस आ जाओ सर, कोयम्बटोर को माना जाता है क्या, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। सर रिलेट कर दिया, स्पेसिफिक बना दिया, तो यहां से इस ए को हटाकर आपको द भी लगाना है। तो इस सेंटेंस के अंदर दो जगह पर गड़बड़ थी, एस को हटाकर यहां इसकी जगह द को हम लगाने का काम करेंगे। मैं ये कह सकता हूं, मैंने कहा ही इज अ कपिल शर्मा, यानी कि वह एक कपिल शर्मा है, इसका मतलब वो एक मजाकिया इंसान है। अगर मैं ये कहूं ही इज द कपिल शर्मा ऑफ माय फैमिली, यानी कि दुनिया में कैसा उसका व्यवहार मैं नहीं जानता, मेरे परिवार में वो कपिल शर्मा की तरह मजाकिया है। अच्छा सवाल था ये, खूबसूरत सवाल था। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पर दिमाग लगाते हैं। ही स्पॉटेड द नॉवल एंड शाउटेड, ठीक है, हेयर द बुक लाइज, उसके बाद लिखा है दैट वी वर सर्चिंग फॉर ऑल अराउंड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हिस्सों में इस पूरे सेंटेंस को बांटकर आपको दिया गया है। इस बटे हुए हिस्से में आप लोगों को अरेंजमेंट ध्यान से देखनी है। क्वेश्चन के अंदर सारे शब्द सही लिखे हैं, ग्रामर सही यूज हुई एंड ऑल। शी स्पॉटेड, उसने ढूंढ लिया, द नॉवल, किस नॉवल को, जिस नॉवल को वो ढूंढ रहे थे, इसके बारे में आगे ये बता दिया है, ठीक है ना। क्या है, एंड शाउटेड, चीख कर उसने क्या कहा, हेयर द बुक लाइज। देखिए बच्चों, जब हम देयर की बात करते हैं, जब हम हेयर की बात करते हैं, तो ये लिखे हुए वाक्य के अंदर इन्वर्जन करना सिखाता है। और इन्वर्जन का तरीका क्या हुआ, इन्हीं के बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं वर्ब, और वर्ब के बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट को। तो हेयर लाइज क्या लिखेंगे, हेयर लाइज द बुक, ठीक है। उसके बाद दैट वी वर सर्चिंग, जिसको हम ढूंढ रहे थे, ऑल अराउंड, सब जगह पर। तो बेटा अरेंजमेंट की छोटी सी गड़बड़ है। अब बी वाला ऑप्शन कहां लिखा है, बी वाला ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है। तो अब आप इसको ये समझिएगा बेटा, कभी कभी ऐसी हेरा फेरी मिलती है, ए सी, सी डी, डी ए, तो ये संभल कर चलना है, जल्दबाजी में अपने क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत ना करें, ठीक है बच्चों। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 हमें कहता है दिस स्मार्टफोन इज सुपीरियर देन द मॉडल आई हैड बीन यूजिंग प्रीवियसली।
कोई दिक्कत नहीं है। दिस स्मार्टफोन, ये जो स्मार्टफोन है सिंगुलर होने की वजह से इज अपनी जगह अग्री कर रहा है। सुपीरियर के कंपैरिजन के लिए हम लोगों को देन नहीं टू का यूज करना है। इसको याद करना तरीका सिखाया आपको मैंने अपने सिलेक्शन बैच में। जिन शब्दों के अंत में आई ओ आर जुड़ा होता है उनके कंपैरिजन में हम देन का प्रयोग भाई नहीं करते हैं, हम इसकी जगह क्या प्रयोग करते हैं भाई, टू का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे शब्दों की जरा छोटी सी लिस्ट बनाकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे भाई। आगे हमारे सामने क्या लिखा है, द मॉडल आई हैड बीन यूजिंग प्रीवियसली। ये प्रीवियस तो अपने आप में एडजेक्टिव है, एल वाई लगाकर एडवर्ब बना है और एडवर्ब होने के नाते ये यूजिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो बस गड़बड़ सिर्फ इतनी ही है, देन को हटाकर यहां टू लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। A Himalayas stretch across the northeast part of India and pass through many countries। कोई दिक्कत नहीं है। हिमालयाज अपने आप में क्या है, आप कहेंगे सर हिमालयाज अपने आप में पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ों की एक चोटियों की सीरीज है। अब आप कहोगे सर ये तो प्लूरल है और पहाड़ की चोटियों को जब भी हम बताते हैं तो वो स्पेसिफिक ही होता है, द हिमालयाज, ठीक है ना। प्लूरल होने की वजह से ही भाई यहां पर आपने V1 का यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार, ठीक है ना। द हिमालय स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड पास, यहां पर भी प्लूरल की वजह से क्या लिखा है, पास थ्रू मेनी कंट्रीज। तो बाकी सारा प्रोग्राम सही है, बस इतनी सी ही बात में गड़बड़ थी भाई। हम जब भी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, जब भी हम पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो वो हमेशा द के साथ बताते हैं, जबकि किसी इंडिविजुअल पहाड़ी का नाम अगर आपको बताना है तो आप उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। सो महेश इज मच सेंसिटिव, वी आर वेरी केयरफुल व्हेन कम्युनिकेटिंग विद हिम अबाउट हिज फेलियर्स। तो महेश जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हम बहुत ध्यान रखते हैं जब भी हम उससे उसके असफलताओं के बारे में बात करते हैं। चलो भाई सवाल का जवाब देखते हैं। अतः महेश है सेंसिटिव, सेंसिटिव अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के साथ हम मच का यूज नहीं करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम एडवर्ब वेरी का प्रयोग करते हैं। वी आर वेरी केयरफुल, यहां पर केयरफुल भी क्या है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव डिग्री है, इसी की वजह से वेरी का हमने प्रयोग किया। When communicating, जब भी हम बात करते हैं with him about his failures। बाकी का वाक्य बेटा अपनी जगह पूरी तरह सही है, बस इतनी सी बात आपको ठीक करनी है, क्या, यहां इस मच को हटाकर आपको वेरी का प्रयोग करना है। वेरी इजी, ठीक है। लो वेरी इजी में भी मैंने वेरी का यूज कर डाला भाई, अब तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है भाई। आओ भाई अब थोड़ा सा आगे कहानी का मजा लेते हैं। क्वेश्चन 25 हमारे सामने। Though the global financial crisis, China's economy continues to grow at an impressive rate। बहुत प्यारा सवाल है। थोड़ी देर पहले एट के बारे में मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक कोई टारगेट आपको बताना है। अब ये एट का एक यूज और समझ लीजिएगा, ये हमें दर के बारे में भी बताता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप सेब खरीदने गए, दुकानदार ने कहा क्या चीज, सेब है 100 रुपए प्रति किलो, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, द एप्पल्स आर बीइंग सोल्ड एट, बाकी उसके बाद उसकी आप प्राइसिंग बता सकते हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्तों कहानी में क्या खूबसूरती है, कहानी में खूबसूरती है दो द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पहली तो एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं दो की बात करूं, अगर मैं ऑल्दो की बात करूं, तो ये दोनों के दोनों जो हैं हमारे सामने शब्द, ये सर अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन बताने वाले शब्द हैं, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन बताते हैं ये दो वाक्यों में, यानी कि यहां पर भी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, बोलो हाँ। अब अगर मेरे दोस्तों यहां से मैं इसको हटाकर, यानी कि इन कंजंक्शंस को हटाकर अगर मैं यहां पर लिख दूं प्रेपोजिशन, तो आप कहोगे सर प्रेपोजिशन के बाद हमें पूरा सेंटेंस की जरूरत नहीं है, प्रेपोजिशन के बाद हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस का या तो कोई शब्द, वर्ड या फिर कोई फ्रेज लिखेंगे और उसके बाद ये पूरा जो भी आपने वाक्य लिखा है साहब लिख देंगे, हाँ के ना। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे। यहां हमारे सामने लिखा है द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, क्या ये सेंटेंस है, बताओ सोच के।
क्या ये सेंटेंस है? आप कहोगे सर सेंटेंस तो नहीं है। अब अगर सेंटेंस नहीं है तो दो का यूज अपनी जगह गलत हुआ। इन दोनों का ही अपनी जगह अगर हम बात करें, दो ऑल्दो को हटाकर प्रेपोजिशन के नाम पर या तो हम डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं या हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? दोनों का काम क्या करना है? आप कहेंगे दोनों का काम कंट्रास्ट को बताने का है। दोनों का काम क्या है? विरोध जताने का काम करना है। तो भाई जब हमारे सामने यहाँ फ्रेज लिखा है, सेंटेंस नहीं है, तो बेटा हम यहाँ तो या तो डिस्पाइट लिख लें या इंस्पाइट ऑफ लिख लें। तो वही बहुत प्यारा सवाल था ये। अब आपको समझना है कि अब आपको यहाँ से कंजंक्शंस को भी ध्यान देना है। जिन बच्चों का सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस, एनडीए की भी तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लेना हमने कौन कौन से टॉपिक्स आपके सामने पिन पॉइंट किए, उनको आपको जरूर ध्यान से देखना है। ठीक है, रिवीजन करके जरूर जाएंगे बेटा इन एरियाज को। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, बहुत मोहब्बत भरा सवाल है साहब। द कमिटीज डिसीजन हैव बीन अ टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? कंट्रोवर्सी का मतलब होता है वाद विवाद। ठीक है भाई साहब, ये बन गया है क्या चीज? टॉपिक बन गया है। क्या बन गया है साहब? ये बन गया है साहब हमारे सामने एक खूबसूरत सा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लिखा है हैव बीन। हैव बीन किसके लिए यूज हुआ है? आप कहेंगे सर हैव बीन इसके लिए यूज हुआ है, डिसीजन तो सिंगुलर है साहब। जब सिंगुलर है तो यहां पर हम हैज लगाएंगे, तो गड़बड़ कहां होती है भाई? ठीक है, कमिटी की स्पेलिंग आपको याद रखनी है बेटा, इसमें एम भी 2 बार, टी भी 2 बार, ई भी 2 बार। ठीक है, और अपोस्ट्रोफे एस लगाया। अब इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं, हम किसी भी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगाकर किसी और नाउन को लिखते हैं तो यही नाउन आने वाली वर्ब के साथ एग्रीमेंट बनाती है। इसी को अगर उलटकर हम लिख दें, नाउन के साथ अगर हमने मान लीजिए कोई भी प्रेपोजिशन लगाकर कोई दूसरा नाउन लिखा, जैसे चलो इनको मैं संख्या से बांध देता हूं, आसान हो जाएगा ना। ये नाउन 1, ये नाउन 2। ठीक है भाई, ये हम लोगों ने नाउन 1, ये नाउन 2, तो भाई यहां पर आने वाली हमारे इस नाउन के अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि साहब प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है ना ये। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत गहराई से समझाई जाती हैं जब आप लोग मेरे साथ सिलेक्शन बैच में एक एक दिन एक एक चीज को धीरे धीरे अच्छे से समझते हैं। तो ये मैंने बहुत लंबी चौड़ी बात आप लोगों के सामने इकट्ठी लिख दी है, क्या करूं भाई, है ना, क्योंकि यहां तो हम पेपर का डिस्कशन नहीं कर पाएंगे ना दोस्त। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारे सब्जेक्ट की बात कर रहा है। एक अगला सवाल आपके सामने है, व्हेन अ बेगर अपीयर्ड आई ऑफर्ड हिम एन 1 रुपी कॉइन बट ही डिड नॉट टेक इट। ध्यान से समझना, जब एक भिखारी आया, अपीयर्ड मींस प्रकट हुआ, जब एक भिखारी प्रकट हुआ। अपीयर के भी दो मतलब होते हैं। एक अपीयर का मतलब होता है कहीं पर उपस्थित होना, यहां पर ये एक्शन वर्ब है। एक अपीयर का मतलब होता है कोई चीज दिखाई कैसी देती है, प्रतीत कैसी हो रही है। मैं अगर आपके सामने कहूं कि आज मैं तुम्हें कैसा दिख रहा हूं, हाउ डू आई अपीयर टुडे, तो आप कहोगे सर लिंकिंग वर्ब बता रहे हो लेकिन स्टाइल शाहरुख का मार रहे हो, तो वहां वो लिंकिंग वर्ब बन जाती है। सर एक भिखारी हमारे सामने उपस्थित हुआ, प्रकट हुआ, मैंने ऑफर किया, हिम किसके लिए यूज हुआ है? बैगर के लिए। एन 1 रुपी कॉइन, ये तो आप समझ ही गए गड़बड़ यहां है। ठीक है ना, बट ही, ये ही किसके लिए है? फिर से बैगर के लिए। ही डिड नॉट टेक इट, इट किसके लिए है? इस कॉइन के लिए है। अब मेरे बच्चों हमें ये बात समझने की कोशिश करनी है, क्वाइन अपने आप में क्या है? आप कहोगे सर जी एक नाउन है। क्वाइन अपने आप में क्या है साहब? एक नाउन है। ठीक है ना, अब इस नाउन के लिए नाउन मॉडिफायर लिखा है हमने, क्या चीज? 1 रुपी। ठीक है ना, कुल मिलाकर एडजेक्टिव के रूप में हम इसे देखेंगे, है ये नाउन मॉडिफायर, सिंगुलर ही रहता है। ठीक है ना जी। अब साहब इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यहां पर हमें लगाना पड़ेगा ए, इसकी साउंड के अनुसार। साउंड क्या है? 1। अब गड़बड़ कैसे ठीक होगी साहब? इस एन को हटाकर हमें यहां पर ए लगाना है। अब हमारे में से कुछ ऐसे कलाकार बच्चे कहेंगे सर जी ए का मतलब भी एक, 1 का मतलब भी एक, इसीलिए कह रहा हूं बेटा आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़कर जाएं। आर्टिकल्स आपके पेपर में बहुत प्यार से कंफ्यूज करते हैं, ये बहुत लंबी कहानी है जो आपको आर्टिकल्स में मैं आपको समझाता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाए। जॉन इज, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाए। जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जॉन हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की वजह से इज सही है, रियली अपने आप में एडवर्ब है जो क्वालिफाई कर रहा है गुड को। अब अगर आप किसी काम को करने में निपुण हैं, एक्सपर्ट हैं, अच्छे हैं किसी काम को करने के लिए,
तो गुड के साथ हमें प्रेपोजिशन एट का प्रयोग करना पड़ता है और इसी की वजह से यहां पर हमारे सामने वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अब इसको समझने की कोशिश करना। मैं अगर गुड एट की बात करता हूं यानी कि किसी काम को करने में आप अच्छे हैं, बैड एट की बात करता हूं किसी काम को बुरा करने का, मतलब काम को करने में आप बहुत बुरे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है ना जी। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं गुड के साथ फोर का प्रयोग कर रहा हूं तो यहां उसके अच्छे प्रयोग की बात कही जा रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? है ना। जैसे मैंने अगर आपके सामने एक छोटी सी बात कही, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा जूस इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहां इसके प्रयोग की बात कही गई है ना। आई एम गुड एट टीचिंग, मैं पढ़ाने में आपके सामने अच्छा हूं। ठीक है जी। चलो खैर मजाक की बात थी बाबू, कहानी समझ आनी चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है ना। तो यहां पर एट हम लगा देंगे, बात खत्म। गुड के साथ कई सारे, गुड के साथ हम इंफिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। दिस प्लेस इज गुड टू एक्सप्लोर, फाइन। खैर लंबी बातें हैं भाई। सचिन एंड सहवाग आर ग्रेट बैट्समैन बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर। कोई दिक्कत नहीं है साहब, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है साहब, बस हमें ध्यान से अच्छे से प्यार से पढ़ना था और कुछ नहीं। सचिन एंड सहवाग दो इंसान हैं, दोनों क्रिकेटर्स आप जानते हैं। आर ग्रेट बैट्समैन, दो होने की वजह से मैन प्लूरल सही काम कर रहा है। लेकिन अब यहां लेकिन क्या कह रहा है, जो फॉर्मर है, फॉर्मर का मतलब यहां पर बात कही जा रही है किसकी, सचिन की। इज ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है देन के साथ। ठीक है। लेटर, अब आप कहोगे सर ये गड़बड़ हो गई है क्या सर, फॉर्मर के साथ द लगाकर आपने सचिन के स्थान की जानकारी दी है। लेटर का मतलब होता है जो बाद में आया है, अब लेटर भी तो स्पेसिफिक ही होगा, तो बस इसमें और कोई परेशानी नहीं है। लेटर से पहले आर्टिकल द का हम प्रयोग करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। बहुत प्यारा सवाल था। जब आप मेरे साथ एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं मेरे सिलेक्शन बैच में, तो फॉर्मर, लेटर, फर्स्ट, लास्ट, बहुत सारे डिफरेंसेस आप लोगों को बताए जाते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन 30 पर काम करते हैं। माई आइडिया कैन बी की आइडिया फॉर क्रैकिंग डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एक्सट्रीमली हाई लेवल। आपको देख के बताना है इन चार विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है, कौन सा ऐसा चॉइस है जो इसको ग्रामेटिकली ठीक हमें बताना सिखाता है। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें एक बार भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। माई आइडिया कैन बी की आइडिया। सर माई आइडिया ये है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब की वजह से यहां आ रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूं राजेश और उसके बाद मैंने कहा इज टीचर, तो आप कहोगे सर जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो तो राजेश इज टीचर, इसको कॉमन नाउन की तरह आप यूज करना है और आप कहेंगे राजेश इज अ टीचर। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां इस आइडिया से पहले लिखा एडजेक्टिव है, इस आइडिया से पहले एक आर्टिकल हमें ए लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ए कहां नहीं है साहब, ये गया सर, यहां पर ये गया। आ की आइडिया, आ की आइडिया। अब बाकी के सेंटेंस को पढ़ते हैं। आगे हमारे सामने लिखा हुआ है यहां पर एन एक्सट्रीमली होना चाहिए, तो ये एन एक्सट्रीमली सी वाले पार्ट में सही है। इस क्वेश्चन में आपको पता है क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना कि आप सारे ऑप्शन पढ़ें फिर ये पढ़ें फिर ये पढ़ें। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग में इसमें फाइंड कर लें कि ये एरर है, उसके बाद फिर उसी चीज को पैरेलल स्कैन करना शुरू करें। ये अपने आप में एक नए लेवल का क्वेश्चन सामने देखने को मिला है। इसमें देखो आपका पेपर में दुश्मन कौन है, जो आपका टाइम वेस्ट कराए, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो टाइम टेकिंग है। समझ रहे हैं? आपको क्वेश्चन को देखना है। इंग्लिश आपके सिलेक्शन की ताकत बन सकता है, इंग्लिश आपके सिलेक्शन में आपको डुबा भी सकता है। चॉइस इज एंटायरली योर्स। ठीक है। पढ़ते हैं भाई। देखो उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन सामने आया है, पहले एक बार समय दो, क्वेश्चन पढ़ो। आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स, मैं उसे कई वर्षों से जानता हूं। दिस टाइम शी टुक अनयूजुअल डिसीजन इन प्रिजुडाइज्ड वे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं उसे कई वर्षों से जानता हूं। दिस टाइम इस बार उसने लिया डिसीजन, डिसीजन से पहले ये एडजेक्टिव है। अब यहां इसके लिए एक डिटरमिनर की हमें जरूरत है।
है ना। इन अनप्रेजुडाइज्ड वे, यहाँ वे अपने आप में नाउन है, अनप्रेजुडाइज्ड इसी के लिखा हुआ एडजेक्टिव होगा। ठीक है भाई। अब दोस्त इसी एडजेक्टिव से पहले इसके अनुसार एक डिटर्मिनर और चाहिएगा। बस अब इन्हीं दोनों चीजों को हमें गिवन चॉइसेस में ढूंढना है कहां पर क्या होगा। साहब इसके अनुसार भी एन हमें चाहिए, इसके अनुसार भी एन चाहिए। अब एक एक करके समझते हैं दोस्तों। यहाँ गड़बड़ हो गई भाई, ठीक है, यहाँ एन नहीं है, गड़बड़ हो गई भाई। यहाँ एन है साहब, यहाँ पर ए लगाने की गड़बड़ हो गई। ठीक है जी, यहाँ दोनों बातें स्थित हैं, करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। तो जिस बच्चे ने पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पे ज्यादा दिमाग लगा दिया वो करके अपने खेल को खराब, और जिस बच्चे ने टू द पॉइंट चीजों को समझना है वो ले गया सिलेक्शन। ठीक है, इस बात को कोई नहीं झुटला सकता। कट ऑफ ऊंची जा रही है। कट ऑफ ऊंची जाने का कारण क्या है? सबसे पहले लापरवाही, दूसरी मैथ्स को लेकर इतना ज्यादा डरा जा रहा है जिसको लेकर डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैथ्स को एक सामान्य लेवल पर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप अपने मैथ्स में 25 के 25 क्वेश्चन कर पाएंगे प्रीलिम्स में। मेंस में आप आराम से अपने क्वेश्चंस निपटा लेंगे। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है साहब। बाकी तो अपनी चॉइस है भाई। अ यूथ मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डरली, द रिच मस्ट हेल्प द नीडी, एंड अ पावरफुल मस्ट हेल्प द वीक इफ वी कीप अप। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। जब हम एक ऐसी क्वालिटी को जो किसी इंसान के अंदर पाई जाती है, अगर हम उसको नाउन इक्विवेलेंट बनाते हैं तो हम उसके लिए आर्टिकल द लगाते हैं। ये पहली बात समझ में आ गई, ठीक है ना सर। आ यूथ मस्ट रिस्पेक्ट, पहली बात तो यूथ अपने आप में एक नाउन है और यूथ से पहले ए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो युवा वर्ग है वो अपने आप में क्या है, जो युवा वर्ग है वो अपने आप में अनकाउंटेबल हो गया है। ए हटाएंगे भाई, तो ए हटाने की बातचीत सब जगह पर द, इसने पहले से ही सियानापन दिखा दिया, पहले से ही फिट कर दिया। रिस्पेक्ट करना है एल्डरली के लिए, द लगाकर, वो लोग जो हमसे उम्र में बड़े हैं। द रिच का मतलब वो लोग जो अमीर हैं। हेल्प द नीडी, वो लोग जो जरूरतमंद हैं। पावरफुल से पहले बस यहां हमें द चाहिए था। देखो भाई यहां पावरफुल से द कहां पहले है, सही हो गया है साहब। अगर हम इस लिखे हुए सवाल की बात कर रहे हैं, द पावरफुल भी सही हो गया भाई, द पावरफुल भी सही हो गया। यहां पावरफुल से पहले द नहीं है, एक तो हटा। मस्ट हेल्प द वीक, यहां पर वीक से पहले द अपनी जगह बिल्कुल सही है। इफ वी कीप अप दिस ट्रेंड, अगर हम इसी व्यवहार को बनाए रखेंगे, देन द वर्ल्ड कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो जो ये दुनिया है ये एक बहुत ही सुंदर एक जगह बन जाएगी। ठीक है जी, है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, आखिर में कहीं कुछ गड़बड़ है। द पावरफुल मस्ट कीप द हेल्प द वीक, यहां लिखा है मस्ट हेल्प द वीक, ये भी सही जा रहा है। अब तो हमें यहाँ पर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा और तो कोई इलाज है ही नहीं भाई, क्या करें। यहाँ पर इसने द को गायब कर दिया है, अब सारा ही पढ़ना पड़ेगा, क्या करें भाई। सही आंसर पे जो पहुंचना है भाई, है ना। द यूथ मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डरली, द रिच मस्ट हेल्प द नीडी, द पावरफुल मस्ट हेल्प द वीक, यहाँ द नहीं है तो भाई एक ही बचता हमारे सामने, बी फॉर बॉम्बे। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, एडजेक्टिव्स में खूबसूरती से पढ़ाया जाता है भाई। क्वेश्चन 33 पर आ जाओ भाई। I want my son to be pharmacist and my husband wants him to be a engineer. A engineer, he wishes to be architect. ये पहली बात तो इंजीनियर से पहले हमें एन चाहिए, यहाँ पर आर्किटेक्ट से पहले हमें एन चाहिए। ये लिंकिंग वर्ब के साथ आ रही हैं बातें, समझ रहे हैं बेटा। तो चलो भाई, एन इंजीनियर यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। एन आर्किटेक्ट यहाँ सही है सर, यहाँ हम बात करेंगे तो हटा ही दिया था हम लोगों ने। यहाँ ए आर्किटेक्ट गलत हो गया, एन आर्किटेक्ट आखिर में लिखा है, ठीक है ना। अब देखो भाई हमारे पास ए या डी में से कोई एक आंसर है। आई वॉन्ट माई सन टू बी फार्मासिस्ट, सर यहाँ इससे पहले एक डिटर्मिनर और चाहिए था, नहीं है, तो ये अपनी जगह सेट है बॉस, ठीक है। आर्टिकल्स से बहुत सवाल पूछे हैं स्टेनो ने भाई। आई विजिटेड मॉल येस्टरडे, इट हैड यूनिक डिजाइनर शॉप ऑफ एक्सेसरीज। मैंने मॉल विजिट किया कल, ठीक है। अब देखो इस मॉल के साथ अगर डिटर्मिनर नहीं है, अगर इस मॉल के साथ डिटर्मिनर नहीं है, अगर इस लिखे हुए मॉल के साथ हमारे सामने आर्टिकल नहीं है, तो डेफिनेटली ये गड़बड़ कर रहा है। मैं कल एक मॉल गया था,
ठीक है जी, सारा प्रोग्राम सेट है, यस सेट है। इट हैड यूनिक डिजाइनर शॉप। सर शॉप हमारे सामने नाउन है, डिजाइनर इसका एडजेक्टिव है पूरा का पूरा, ठीक है जी, ये भी इसी का एडजेक्टिव है भाई। अब इस शॉप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें ए लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ भाई साहब, ए कहाँ नहीं है साहब, यहां नहीं है, एन लगाना तो पूरी तरह गलत हो गया, एक ही करेक्ट आंसर हमारे सामने बच जाता है। Now we have question 35. Doctor, she spoke to at an exhibition was very knowledgeable. The medicines prescribed by him have proved excellent for my father. My God. क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं क्या होगा। डॉक्टर शी स्पोक टू, जिस डॉक्टर से उसने बात की, कहाँ बात की, एट एन एग्जीबिशन। तो ये डॉक्टर अपने आप में स्पेसिफिक हो गया, यहां हमें द चाहिए, द कहाँ नहीं है साहब, यहां नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एग्जीबिशन से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ए तो वैलिड नहीं है, यहां इस ए की जगह हमें क्या चाहिए, या तो एन या फिर द। यहां पर हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इसकी भी हमने छुट्टी कर दी साहब, इसकी भी हमने छुट्टी कर दी। जहां पर हमें आर्टिकल सेटिस्फाई नहीं कर रहे हम उसको हटा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर हमारे सामने द एग्जीबिशन वॉज वेरी नॉलेजेबल, अच्छे जानकार थे। आ मेडिसिन, सर मेडिसिन के साथ ए तो वैसे भी नहीं आएगा, और जो मेडिसिन उन्होंने दी हैं तो स्पेसिफिक द के साथ ही बात करेंगे। करेक्ट आंसर यहां पर सी फॉर चाइना बन जाता है। आओ मेरे भाई क्वेश्चन 36 पर चलते हैं। द बॉय यू मैट ऑन एन ट्रेन लास्ट नाइट। सबसे पहले इस ट्रेन से पहले इस एन को हटा लेते हैं साहब, ठीक है ना जी, ठीक है। ओके, यहां इस एन को हमें हटाना ही, ये अपनी जगह पूरी तरह से क्या हो गया भाई, गलत हो गया, तो इसको तो अपन उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, ठीक है ना। हटाओ भाई, ट्रेन ट्रेन, यहाँ ट्रेन अपनी जगह सही है, ठीक है। अब यहाँ पर सर जिससे आप मिले वो लड़का अपने आप में स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक द के साथ बनेगा, तो द के साथ एक ही जगह पे आंसर बैठा है, खुशी से बात करेगा हमारे सामने। ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन आई एवर न्यू, ठीक है ना जी। वह आज तक जब भी मैं उस किसी से मिला, लेकिन वो सबसे ज्यादा मतलब समझदार इंसान है। हालांकि इस क्वेश्चन में एक जगह और गलती है, ठीक है ना जी, एक जगह और गलती है, यहां पर हमें पास्ट परफेक्ट लेकर जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की वजह से हमें हैड नोन लिखना है, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। अब इसने उस जगह पर हमें छेड़ा ही नहीं तो हम उस पर कुछ कह नहीं सकते भाई, पेपर गलत सवाल पूछ सकता है, ये पेपर का अधिकार है। ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री का परिचायक, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री का आइडेंटिफायर, तो दोनों जगह सुपरलेटिव डिग्री क्या कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री सर यहां नहीं है ना, यहां नहीं है, यहां पर है, तो यही आंसर हो जाएगा साहब, बात खत्म हो गई। अच्छा सवाल था बेटा, ठीक है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी को आप याद रखेंगे। अगर हम किसी भी लिखे हुए नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो आने वाले टेंस को हम हमेशा परफेक्ट कैटेगरी में लेकर जाते हैं। यहां पर बात प्रेजेंट तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पर बात अगर पास्ट में तो ये पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। लॉजिकली इसको हम तोड़ते हैं जब आपके साथ मिलकर टेंसेस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 वी हैव, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। आई नो अ पर्सन हु पेरेंट्स लिव इन मिलान। सर यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हु अपने आप में सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है, अगर हुम की हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है, अगर हम हुज की बात करें तो हुज हम हमेशा एक नाउन के साथ यूज करते हैं पॉसेसिव केस के लिए, और इसके अंदर अर्थ निकलता है का के की। तो सर विच गया अपने आप में, वट गया अपने आप में, बिल्कुल गया अपने आप में। पॉसेसिव केस के लिहाज से हमें हुज पेरेंट्स यहां पर मेंशन करना पड़ेगा दोस्तों। Question 39, our defense minister has shown his silver will by introducing this scheme। ठीक है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। यहां इडियमेटिक एक्सप्रेशन में कोई गलती है, सिल्वर विल होती है क्या, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, देखो यहां डिफेंस मिनिस्टर कहने का सेंस क्या है, डिफेंस मिनिस्टर वो इंसान है जो अपने देश की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाएगा।
अपने देश की सुरक्षा के लिए हमारे जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, जितने भी नेवल ऑफिसर्स हैं, मतलब हमारी जल थल वायु सेना के हर एक सोल्जर के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन इनकी इज्जत मान सम्मान जीवन को खतरे में नहीं डालेंगे। ठीक है, हैज शोन, इन्होंने दिखाया, हिज सिल्वर विल बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस स्कीम, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने क्या दिखा है, डायमंड विल नहीं आयरन विल, यानी कि जो जटिल है, जो अपनी जगह बिल्कुल सख्त है, ठीक है ना, कि हमारे देश के लोगों के लिए, सैनिकों के लिए जो जरूरी है वो करेंगे। तो उन्होंने ये चीज शो करी। अब इस छोटे से शब्द से डिकोड करना आसान हो गया था क्वेश्चन। ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग। सर ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इस इफ को हटाकर लिखे हुए सेंटेंस में हमें एज इफ लगाना है, और यहां से हमें पता चलता है ये जाता है लेकर हमें पास्ट सब्जेक्टिव में। पास्ट सब्जेक्टिव नहीं समझ पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मिलकर वर्ब एंड मूड्स मेरे वाले बैच में अच्छे से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, ये इमेजिनेशन के बारे में हमें बताता है, कल्पनाओं की बात करता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ एक रियल एक्शन हमारे सामने हो और यहाँ हमारे सामने एक अनरियल एक्शन हो जो कल्पना की बात करता है। वह ऐसे व्यवहार करता है मानो वह एक राजा हो। तो बिहेव करना तो रियल एक्शन है सर, बिहेव करने का मतलब व्यवहार करना, हर कोई इंसान व्यवहार करता है, वो अपना रियल एक्शन है। वो एक राजा हो सर, आज के समय में कोई राजा रानी की तो बात है नहीं है, वो अलग बात है, आप उसके लिए गाही देते हैं, बन जा तू मेरी रानी तेन महल पवा दूंगा, है ना भाई। तो भाई यहां हमें क्या करना है, इसको छोड़ो, यहां एज हमें सब जगह लिखा हुआ इफ के साथ चाहिए। सेट हो गया भाई, खत्म हो गया। वैसे पेश आता है जैसे कि वह कोई, या मानो कह सकते हैं मानो कि वह एक राजा हो। अच्छा सवाल था भाई। कंडीशनल्स है ये कंडीशनल्स का ही टॉपिक है भाई, आपको कंडीशनल्स भी पढ़ना है। आई एम ब्लैंक बिजी, ये तो सवाल भगवान ही जाने क्यों एग्जामिनेशन ने अपना फेवरेट बना रखा है। आप सभी बच्चों को भाई कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, इज क्वाइट और भाई इज क्वाइट, इन तीनों के डिफरेंस बताने हैं। ठीक है ना, बिजी अपने आप में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का हम प्रयोग करेंगे और एडवर्ब के लिए हमारे सामने, ठीक है ना, और इज क्वाइट का मतलब होता है टोटली, पूर्णतः, पूरे रूप से। ठीक है ना, तो भाई यहाँ अब बाकी इनके डिफरेंसेस सारे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वो सब कुछ आप लोगों को बताने हैं, आपको ये चांस दिया जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पर फ्यू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव का यूज नहीं हम करेंगे। ठीक है ना, ये आपको ही बताना है। क्वेश्चन 42 हमारे सामने, although one's body language is a very powerful medium of expression, we express our thoughts verbally. verbally शब्द का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है शब्द। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इसको देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है जी, दोनों को अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं इस समय, तो भैया आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या समझ आया, आपकी रुचि जागती है, पढ़ने में आप लगातार मेरे साथ पढ़ने का मन करता है। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट बैंक के हिसाब से हम लेकर जाएंगे तो आप कहोगे सर फिर तो ये ब्याज कैटेगरी में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आ जाओ वही गणित वालों की बात करेंगे हम, समझ रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार इस शब्द का अलग अर्थ है। अगर हम रूट लेवल पर इसको समझने की कोशिश करें तो रूट लेवल पर इसका अर्थ होता है शब्द। ठीक है, एक और उदाहरण से समझाता हूं। मैन को अगर हम रूट लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है हैंड, और अगर मैन को हम एक नाउन की तरह समझने की कोशिश करें तो आप सभी लोग जानते हैं मैन विल बी मैन, है ना। इस तरह की वोकैबुलरी को आराम से गहराई से समझने के लिए ही आप लोगों को वोकैब विट से पढ़ना है। ठीक है ना, बाकी किताब के अंदर कोई भी शब्दावली आपको दे दी जाए, लिस्ट छाप के दे दी जाए और कहो भाई साहब मेरी ये जो किताब है ना ये तुम्हारे जीवन में भूत भगा देगी, आप हाथ जोड़ के कहना भैया भूत नहीं भगाना, ऐसी किताब हमें चाहिए जिससे हमें पढ़कर ना चीजें आसानी से याद हो जाएं। ठीक है दोस्त। Although one's body language is a very powerful medium of expression, we express our thoughts. हम अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं शब्दों के आधार पर, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे सुनकर, चाहे कैसे भी।
ठीक है ना जी, हाँ है ना। और ब्लैंक थ्रू लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना है, विच इज आवर मेन वे ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरिया है। हाइपरबोलिकली का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, सर बढ़ा चढ़ाने की बात नहीं है। यहाँ लिखा एनिमिकली, बिल्कुल भी नहीं आएगा सर, ठीक है। यहाँ लिखा बेनफुली, किसी के लिए बुरा सोचकर नहीं सर। टेक्सुअली, टेक्सुअली का मतलब लिखकर, ठीक है। अब आप लोग मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में इस शब्द की हिंदी बताएंगे, एनिमिकली का मतलब क्या होता है, ठीक है। गो फॉर इट गाइस। वन शुड कीप ब्लैंक सराउंडिंग्स, सर सराउंडिंग्स अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले पजेसिव केस चाहिए। पजेसिव केस कहाँ है, सब्जेक्ट अगर वन है तो सर पजेसिव केस के लिए हमें वन की जरूरत है दोस्तों। सेट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाए। सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड ब्लैंक इज इन डेंजर ड्यू टू पोल्यूशन, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, किसी भी इंसान का, आज के मानव समाज का जो सर्वाइवल है ना, क्या है। अब मैनकाइंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ रिफ्लेक्शन या एम्फेटिक नहीं यूज करेंगे, वैसे एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो सर यहां हम क्या कहेंगे, सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, क्या कहेंगे यहां, सर्वाइवल हमारे सामने सब्जेक्ट है ना कि ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस है। इस सब्जेक्ट के अनुसार हमें एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करना है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा यूज होगा सर्वाइवल के अनुसार, तो आप कहेंगे सर इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे, इनमें से किसी का नहीं। अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था। अब से ये वाला सवाल हम अपने बैच में भी जरूर कराएंगे, ये सच में मुझे अच्छा लगा, सवाल फंसाने वाला था, है ना। मैं भी मैनकाइंड के हिसाब से हिमसेल्फ टिका देता। क्वेश्चन 45, ब्लैंक द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप टू ग्रीट हिम। जैसे ही टीचर क्लास में घुसे क्या हुआ, सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए उनको ग्रीट करने के लिए। याद है स्कूल टाइम में जब हम देखते थे तो टीचर क्लास में घुसता, हम सारे एकदम खड़े, गुड मॉर्निंग सर, लय होती थी, है ना। अब हमारे टाइम में तो भाई सर ही होते थे, अब तो सारे सर फिरे हो गए हैं। चलो पढ़कर देखो इस क्वेश्चन को फटाफट से। अब देखो भाई यहां पर क्या हो गया सर, रेदर हम अपने आप में एडवर्ब की तरह यूज करते हैं प्लीजेंट अनप्लीजेंट के बिहेवियर के लिए। वेरस का मतलब होता है जबकि, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। येट बताता है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। तो सर समय की जानकारी, एक ही हमारे सामने शब्द दे रहा है एज सुन एज, और एज सुन एज का मतलब हुआ जैसे ही टीचर क्लास में आया हम सभी बड़े लय में गुड मॉर्निंग सर। अब हमारे टाइम में तो भाई साहब सारे टीचर सर ही होते थे, मैडम मैडम तो हमें नहीं मिली पढ़ाने को भाई साहब, बड़ा दुख है। हिज फ्रेंड्स डिसअग्रीड, उसके जो दोस्त हैं सहमत नहीं थे। हिम ऑन दैट पॉइंट, सर अग्री डिसअग्री, अगर हम किसी इंसान के साथ अग्री या डिसअग्री करते हैं तो विद का प्रयोग करते हैं। बालक से सवाल था भाई। देयर ब्लैंक बीन टू मैनी इंसिडेंट्स, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं ऑफ थेफ्ट्स लेटली। लेटली का मतलब होता है क्या चीज, रिसेंटली। और जब रिसेंटली की बात हमारे सामने कह दी तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें क्या कहना होगा, हमें ये भी हटाना होगा। सर यहां ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हैज के साथ नोट लगाना है या नहीं बाद में सोचेंगे, पहले ये समझो भाई देयर एक एडवर्बियल है, खत्म करी, इसका ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहां पर है। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, प्लूरल होने की वजह से आ गया मामला पकड़ में, ठीक है भाई साहब। गॉट इट। देयर कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, देयर के बाद लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब, बाकी आगे सब्जेक्ट आता है। गॉट इट। बालक सा सवाल था साहब। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। द बिजनेस ऑपरेट्स ब्लैंक द सेम वे एज द अदर बिजनेस डिड। ये जो बिजनेस ऑपरेट होता है ठीक उसी तरीके से होता है जैसे दूसरे होते हैं। तो द सेम वे के साथ पेयर एज ने बनाया है। अब हमें इस सारे के लिए एडवर्ब की जरूरत है जो इसको क्वालिफाई कर जाए। तो हेड नहीं, सच नहीं, मच करेंगे, वेरी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। आइए भाई क्वेश्चन 49 पर काम करते हैं। द 7 ब्लैंक फॉर एक्रेडिशन, एग्रीटेशन। सर ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्रेड का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास की अवस्था, और एसी लगाने का मतलब क्या होता है, जिसे आपने क्या है स्वीकार कर लिया हो। तो भाई आपने जिसके सही होने को स्वीकार कर लिया है उसे हम कहते हैं एक्रेडिटेशन। ठीक है। अब यहां लिखा है हमारे सामने वर प्रेजेंटेड इन अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। 7 का मतलब क्या होगा, जो भी शब्द होगा वो प्लूरल है। क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है। ठीक है जी, ये तो नाउन का एक बेसिक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया बेटा, उड़ा दिया हमने तोता उड़ मैना उड़ करके इसको भाई।
A city on a hill blank be hidden need yet cannot ought। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां बी लगा है हिडन के साथ। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल शुरुआती क्वेश्चंस में बता दिया था, है ना भाई। आप इसे देखते ही समझ गए ये पैसिव वॉइस में है। तो साहब ऑट के साथ तो टू लगाकर पैसिव बनाते, है ना भाई। येट के साथ बी हिडन लगाना कोई सेंस नहीं है, नीड के साथ टू लगा देते हम, ठीक है ना। तो फिर हम क्या कहेंगे, इस लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग भी यही कहना चाह रहा है कि जो शहर हिल पर होता है ना, छिपा हुआ नहीं हो सकता, वो दिखाई देगा ही देगा। ठीक है भाई। अब आ गया हमारे सामने अगला सवाल, और ये सवाल दे रहा हूं मैं आप लोगों के प्यारे से होमवर्क के लिए। क्वेश्चन पढ़ना जरूर सिखा देता हूं। द वारंस आर ब्लैंक देयर हाउस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के अंत तक जो वारंस हैं वो क्या है, अपने घर को क्या करेंगे भाई साहब। डूअर हमारे सामने यही है, ठीक है। अब डूअर है तो एक्टिव वॉइस में हम जाएंगे। आर के साथ विल का यूज नहीं होगा। आर शिफ्टेड अगर हम कहेंगे तो सर ये पैसिव बन जाएगा, जबकि वॉरेंस खुद अपने घर को इस महीने के अंत तक शिफ्ट करेंगे। सर बीन शिफ्टिंग, आर के साथ बीन लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है भाई साहब। तो भाई साहब अब इन दोनों में से कौन सा आंसर आप लोगों को सही मिलता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसी बातचीत के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, स्टेनो के बेहतरीन सवाल, कुछ नए सवाल, कुछ नए तरीके से पूछने वाले सवाल आप सभी के सामने पेश किए हैं। खुशी से पूरी वीडियो को दोबारा देखें, और अगर मेरी छोटी सी मेहनत अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, बेस्ट विशेस।